हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसका करेंट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2004। इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है टिपिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस एंड रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज more than or equal to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मिलीमोल में 11.1 मिलीमोल पर लीटर और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 126 और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन मिलीमोल मोर देन और इक्वल टू 7 मिलीमोल पर लीटर और 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोड value during oral glucose tolerance test is more than or equal to 2000 milligram per deciliter or in millimole more than 11.1 or equal to 11.1 millimole per liter। अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा तो अगले दिन रिपीट टेस्टिंग के द्वारा इसे कंफर्म किया जाएगा। अगर हाइपरग्लाइसीमिया या कीटोएसिडोसिस है या हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया है तब इस कंडीशन में रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में होता है जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटस अनरिकॉग्नाइज्ड या रिसेंट ऑनसेट में होता है। इसके अंतर सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइपरग्लाइसीमिया आता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में कॉमन होता है। तो ये याद रखना है, डायबिटीज़ टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटीज़ टाइप 2 में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया पाया जाता है। अब देखते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटीज़ में कितना कितना होता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। प्री डायबिटिक में 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और डायबिटिक पेशेंट्स में मोर देन या इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखते हैं 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू या 2 आवर पोस्ट मील वैल्यू। नॉर्मल इंडिविजुअल में लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्री डायबिटिक में 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और डायबिटिक्स में मोर देन 200 या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जानते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन क्या है। प्री डायबिटिक वह कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जिससे डायबिटीज़ मेलाइटस का डायग्नोसिस बन सके। इसलिए इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहते हैं। ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए प्लाज्मा प्रिफर्ड किया जाता है क्योंकि होल ब्लड में ग्लूकोज हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण अफेक्ट हो जाता है, इसलिए प्लाज्मा ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज से ज़्यादा बेहतर होता है। स्टेबल ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए सोडियम फ्लोराइड 2.5 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड मिलाया जाता है और यह सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम ऑक्सलेट या EDTA कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट के साथ कॉमनली यूज किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड ज़रूरी नहीं होता अगर ब्लड कलेक्शन के 1 घंटे के अंदर प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाए। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में होने वाले मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन की। इंसुलिन की डिफिशियंसी होने से मसल और फैट सेल्स ग्लूकोज का अपटेक कम कर देंगे जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही इंसुलिन की कमी की वजह से प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा और प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म होने से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रोटीन एक सबस्ट्रेट का काम करेगा। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आएंगे
और अगर यह ग्लूकोज लेवल रीनल थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाता है तो यह ग्लूकोज यूरिन में दिखाई देने लगेगा। ग्लूकोज यूरिन में दिखाई देने के बाद सेकंड पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया की वजह से ज़्यादा मात्रा में यूरिन होने की वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा। साथ ही फ्लूइड इनटेक भी कम हो जाएगा, जिससे एक डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाएगी। इसे ही हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट कहते हैं। यह क्यों होगा आगे समझेंगे इसे। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी होने से लिपोलाइसिस होगा। लिपोलाइसिस होने से फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। फ्री फैटी एसिड से कीटोन बॉडी फॉर्म्स होंगे। ये कीटोन बॉडी ब्लड में दिखाई देने लगेंगे जिसे कीटोनीमिया कहेंगे। ब्लड में जब ये मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब ये यूरिन में दिखाई देने लगेंगे जिसे कीटोनूरिया कहेंगे। इसी कीटोनूरिया की वजह से आगे चलकर यह कीटोएसिडोसिस में बदल जाएगा, जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, और अंत में कोमा एंड डेथ हो जाएगा पेशेंट का। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस में पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, कीटोसिस, पॉलीफेजिया क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीडिप्सिया की। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट। अगर वाटर इनटेक मोर देन 100 ml पर kg पर डे से ज़्यादा हो जाए तो इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। जब भी शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इस अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी ज़्यादा मात्रा में यूरिन प्रोड्यूस करेगा, ताकि ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज है शरीर से बाहर निकल जाए। अब इस दौरान शरीर से फ्लूइड लॉस होगा, जिसको करेक्ट करने के लिए पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस करेगा। सेकेंड है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 40 ml पर kg पर डे से ज़्यादा हो जाए तो इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। थर्ड है पॉलीफेजिया, या जिसे भूख ज़्यादा लगना कहते हैं। जब भी इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस बढ़ जाता है। लिपिड टूटने लगते हैं, प्रोटीन टूटने लगते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है। इसलिए मरीज को भूख ज़्यादा लगेगी। फोर्थ पॉइंट है कीटोसिस। कीटोन बॉडी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जब भी कीटोन बॉडी टूटते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। अब इस H+ आयन को प्लाज्मा से रिमूव करने का काम बाइकार्बोनेट का होता है। इसी दौरान H+ को जब ये बाइकार्बोनेट रिमूव करते हैं तो बाइकार्बोनेट का लेवल फॉल हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ टाइप 1 में मेटाबॉलिक एसिडोसिस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में कॉमन होता है। फोर्थ है हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। यह ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में होता है। इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से होता है। अब जानते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या होता है। जब भी शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तब ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बढ़ जाएंगे। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से पानी का या वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसलिए सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाएगी और मरीज के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। थैंक यू।